बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक में न्यूट्रिशन का कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़े थे और जो लास्ट में हमने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कौन सी डेट से ऐसे जो कि हिस्ट्री में शामिल हुए न्यूट्रिशन के, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन डिस्कवरी फ्रॉम एंशिएंट डेज and the continuous research and its effect on health have positive effect on health and well-being। अच्छा जी, न्यूट्रिशन जो है ना ये स्टार्ट डेज में ऐसा था कि कुछ रिसर्च शुरू हुए न्यूट्रिशन पे, खुराक पे। तो जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसका रिज़ल्ट ये आया कि जो मतलब न्यूट्रिशंस है वो इफ़ेक्ट कर रहा है हेल्थ पे और वेलनेस पे, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है ना वो पॉजिटिव रिज़ल्ट है। तो इस वजह से फिर कुछ हिस्ट्रीज़ भी शामिल हो गई। सम इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन आर लिस्टेड बिलो। जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ फॉर 400 BC हाइपोक्रेट्स का कहना है कि फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। ये उन लोगों का एक सेंटेंस है कि फूड जो है ना वो मेडिसिन है और मेडिसिन जो है ना वो खुराक है। फिर 1500 AD में लियोनार्डो द विंसी एंड आर्टिस्ट, ये भी आर्टिस्ट जो कि एंड अ साइंटिस्ट कंपेयर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी टू द बर्निंग ऑफ द कैंडल। अच्छा जी, फिर जो है ना 1500 AD में एक आर्टिस्ट और एक साइंटिस्ट जिसने कंपेयर किया मेटाबॉलिज्म को किस चीज़ से, एक कैंडल से, बर्निंग ऑफ कैंडल से, एक शमा से, जो कि बनने वाला शमा हो, जो कि जलने वाला शमा हो, उससे कंपेयर किया कि ये जो कैंडल जो मतलब इसको आग लगाओ तो ये जलती है, तो कुछ जो उसका जो वाइट सा फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो हर्ज करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मेटाबॉलिज्म का भी, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी भी इसी तरह से खुराक के ज़रिए मेटाबॉलिज्म का करता है। मेटाबॉलिज्म जो है ना ये खुराक के ज़रिए से शुरू होता है और खुराक के ज़रिए से ही ये मतलब स्टार्ट होता है और ये चलता रहता है। तो इसको कंपेयर किया किस चीज़ से, कैंडल से। फिर बाद में आया 1747 AD में डॉक्टर जेम्स लिंड जो है ना ये एक फिजिशियन था ब्रिटिश नेवी में, और उसका काम ये था, उसने क्या किया, परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिशन। उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया न्यूट्रिशन पे। ही गिव सम लाइम्स, उसने कुछ लाइम लिया, सी वाटर एंड विनेगर टू ब्रिटिश सेलर्स एज दे वर ओनली ऑन अ डाइट ऑफ ड्राइड मीट एंड ब्रेड ड्यूरिंग लॉन्ग वॉक्स। अच्छा जी, एक डॉक्टर था, डॉक्टर जेम्स लैंड, वो एक फिजिशियन भी था ब्रिटिश में, और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया अबाउट न्यूट्रिशन पे। तो उसका एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि उसने कुछ सी वाटर ले लिए, लाइम ले लिया और विनेगर ले लिया, और एक मतलब ब्रिटिश सेलर को क्या किया, डाइट पे रख दिया, लेकिन उसको सिर्फ सूखी रोटी मिलती थी और दूसरा ये कि ब्रेड्स मिलते थे लॉन्ग टाइम के लिए। उस लॉन्ग टाइम में क्या हुआ कि वो जो सेलर था उससे पेनफुल ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और एक डिजीज़ का हुआ जिसको क्या कहते हैं, डिसऑर्डर ऑफ द गम्स। ठीक है जी, तो उस डिसऑर्डर ऑफ द गम्स जो है ना ये उसने फिर उसका सोल्यूशन निकाला, और जब उसने उसका सोल्यूशन निकाला, व्हेन दे वर गिवन फूड रिच इन विटामिन सी, अगर जब उसको विटामिन सी का रिच फूड मिलता था तो उसका डिसऑर्डर जो है ना वो डेवलप हो रहा था और ठीक हो रहा था, मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा था। ऑल थॉट विटामिन सी वाज नॉट डिस्कवर्ड टिल 1930, लेकिन वह उस वक्त में विटामिन सी डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि जब उस डिजीज़ का जो मतलब जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, विटामिन सी है। विटामिन सी की कमी की वजह से उससे कुछ पेनफुल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। फिर 1770 में क्या हुआ कि एंटोइन ल्यूइसर, ये एक क्या था, फादर ऑफ न्यूट्रिशन भी इसे कहते हैं, उसने डिस्कवर किया कि मेटाबॉलिज्म जो है ना वो क्या है, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड वर द एनिमल हीट कम्स फ्रॉम। अच्छा जी
उसने ये इजाद किया कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है ना और जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये सब किस चीज़ की वजह से होता है। अर्ली 1880, फिर 1880 में क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज वर मेड दैट फूड आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर अर्ली 1880 में ये डिस्कवर हुआ कि जो खुराक है वो किस चीज़ से बनता है, वो कंपोस्ट होता है कार्बन पे, हाइड्रोजन पे एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे, ठीक है जी। फिर 1840 में क्या हुआ, 1840 एडी जस्टस आया, जस्टस लिबेक ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी का था और क्या इसने डिक्लेयर दैट कार्बोहाइड्रेट्स वर कंपोज्ड ऑफ शुगर, फैट्स ऑफ फैटी एसिड एंड प्रोटीन आर अमीनो एसिड। अच्छा जी। फिर बाद में 1840 में एक जर्मनी का बंदा आया जो कि क्या था, जस्टस लिबेक था, और उसने ये डिक्लेयर किया, उसने ये क्लियर किया कि हर कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो शुगर से बनते हैं, फैट्स जो है ना वो फैटी एसिड से बनते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड से। फिर 1897 में क्रिस्टियन इजमेक आया, डच फिजिशियन, ये एक फिजिशियन था जिसने डिस्कवर किया कि ब्राउन राइस जो है ना वो क्या है, वो एक मतलब जो बीमारी थी आइसलैंड में एक बीमारी थी, इंडोनेशिया के आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया में एक बीमारी थी जिसको कहते थे बेरेबरी। तो उसने ये इजाद किया कि बेरेबरी का जो मतलब ट्रीटमेंट है वो ब्राउन राइस है। फिर न्यूट्रिशनिस्ट लेटर डिस्कवर दैट अनपॉलिश्ड राइस, जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं विच कंटेन ब्रेन एंड रिच इन विटामिन B1। अच्छा जी, थायमीन। तो फिर बाद में मतलब अभी जो साइंटिस्ट है या न्यूट्रिशनिस्ट है उन लोगों ने डिस्कवर किया कि जो अनपॉलिश्ड राइस है, मतलब जो पॉलिश नहीं हुआ हो, जो साफ नहीं हुआ हो, तो उसमें क्या होता है, विटामिन B1 होता है जिसको थायमीन भी कहते हैं। तो उस वजह से उस बेरेबरी का ये ट्रीटमेंट था, मतलब कि बेरेबरी का ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन B1 है। फिर 1912 में क्या हुआ, EVMC कोलम आया जिसने डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम पेस्ट सॉल्युबल विटामिन और विटामिन A। ये सब डेटा MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या इजाद किया था। अच्छा जी। फिर बाद में आया 1912 में एक डॉक्टर कैस्मिर पंक आया जिसने क्या इजाद किया, फर्स्ट टू काइन द टर्म विटामिन, उसने विटामिन को विटामिन का टर्म दिया। फिर 1930 में, अच्छा जी ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन का टर्म किसने दिया था और कब दिया था। तो ये 1912 में डॉक्टर कैस्मिर पंक ने दिया था और इसका मतलब फर्स्ट टाइम इसको विटामिन कहा गया था। 1930 में फिर विलियम रोज आया जिसने डिस्कवर किया कि एसेंशियल अमीनो एसिड। अच्छा जी। फिर 1930 में कौन आया, विलियम रोज आया और उसने एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का वो इजाद किया। एक है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज़ का, प्रोटीन का। फिर आया 1940 में वाटर सॉल्युबल विटामिन और B and C वर डिस्कवर। फिर बाद में आया वाटर सॉल्युबल विटामिन आया, B and C विटामिन भी डिस्कवर हुआ। फिर 1950 में भी कुछ विटामिन एंड मिनरल्स एंड देयर रोल्स एज कंपोनेंट ऑफ enzyme and hormone and effective functioning of the body were discovered। फिर 1950 में भी कुछ minerals, कुछ enzymes and hormones, ये सब के minerals, vitamins, enzymes and hormones क्या हुए, डिस्कवर हुए। फिर 1968 AD में भी Linnaeus Pauling आया। Linnaeus Pauling create the term orthomolecular न्यूट्रिशन। अच्छा जी। फिर 1968 में ये भी MCQs में आ सकता है कि 1968 में कौन आया था और ये नाम किसने रखा था, आर्थोमोलिकुलर न्यूट्रिशन किसने मतलब क्रिएट किया था ये टर्म। तो लिनियस पॉलिंग आया और उसने ये टर्म क्रिएट किया। ही प्रपोज दैट द गिविंग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन टू द बॉडी बेटर हेल्थ एंड prolonged life कैन अचीव।
अच्छा जी, अब है रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिसिन वैल्यू। अब रोल ऑफ फूड क्या है मेडिकल वैल्यू की टर्म से। ये कर्ड या योगर्ट जो है ना, ये क्या है, ये कम्बिनेशन है, ये मतलब फ्रेंडली बैक्टीरिया से बनते हैं, उसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। तो कर्ड कंटेन प्रोबायोटिक आर फ्रेंडली बैक्टीरिया दैट थ्राइव इन द intestine and protect you us against intestinal infection। अच्छा जी, तो अगर आप लोग देख सके कि यगर्ट यानी दही वगैरह, ये जो है ना, इसमें क्या होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन प्रोटेक्ट होता है बहुत सारे इन्फेक्शन से। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब फिर फाइबर्स को अगर देख सके, जैसे कि कीरा वगैरह, कीरे में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, तो ये क्या होता है, द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ प्लांट फूड इज रेफर्ड टू एज फाइबर्स। अच्छा जी, जो इनडाइजेस्टिबल पोर्शन होता है प्लांट का, तो उसको रिपर करते हैं क्या, ये फाइबर्स वगैरह रिपर्स करते हैं कि आप लोग ज़्यादातर कीड़े खाया करो तो आपका खुराक क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। दिस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड प्रिवेंटिंग कंस्टिपेशन एंड सेवरल डिजेनरेटिव डिजीज़। अच्छा जी, इसका एक अपना ही इम्पॉर्टेंट रोल है कंस्टिपेशन में, कोलेस्ट्रॉल में। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, दूसरा ये कि ये मतलब कंस्टिपेशन से भी प्रिवेंट करता है, और तीसरा ये कि डिजेनरेटिव डिजीज़ से भी ये लोगों को क्या करता है, अलग रखता है या दूर रखता है। फिर आया गार्लिक। अब गार्लिक क्या चीज़ है, गार्लिक जो है ना, ये इलिसिन इसमें होते हैं। इलिसिन का काम क्या है, इलिसिन एंड गार्लिक इज कंसिडर्ड एज अ रेमेडी फॉर हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक, जो कि क्या करता है, जो कि हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक से इंसान को बचाता है, क्योंकि इलिसिन का काम ये है कि ये ब्लड को क्या करता है, ब्लड को ज़्यादा हार्ड होने से बचाता है, ताकि ब्लड का जो मतलब वॉल्यूम है वो कम रहे, और ये ब्लड को ज़्यादातर क्या रखता है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम रखता है। फिर आता है जिंजर। जिंजर का क्या काम है, या जिंजर का क्या इम्पोर्टेंस है। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक डिसऑर्डर। अच्छा जी, ये सालों से स्टमक डिसऑर्डर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ हो रहा है। लाइक इनडाइजेशन, अगर इनडाइजेशन हो किसी को, नाजिया हो या वोमिटिंग हो या हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस डिसऑर्डर्स के लिए भी ये यूज़ होता है। इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ एज वेल, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी शामिल है। अब ग्रीन टी का काम क्या है, ग्रीन टी का काम ये है कि ये डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन से बचाता है, और दूसरा ये कि ये ओबेसिटी को भी कम करता है, स्टमक एंड कोलोन को कैंसर से भी बचाता है। पीपर। अब पीपर का क्या काम है, पीपर जो मिर्च होते हैं, काला मिर्च होते हैं, इट हैज़ बीन एंड यूज्ड फॉर सेंचुरीज। अच्छा जी, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड रिलीफ रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को मतलब इन्फेक्शन से बचाता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन से बचाता है। सोयाबीन जो सरसों का बीज है, इसका काम क्या है, दिस इज़ अ हाई प्रोटीन प्लांट फूड एंड इज हाई इन सॉल्युबल फाइबर्स आल्सो। अच्छा जी, सोयाबीन जो है ना, ये हाईली प्रोटीन फूड्स है, जो कि हाईली सॉल्युबल है, किस चीज़ में, फाइबर्स में हाईली सॉल्युबल है ये। इट इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग बैड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। जो बैड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी है, मतलब जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में, ये बॉडी को उससे भी बचाता है या उसको रिड्यूस करता है। इट आल्सो रिड्यूस द मेनोपॉजल सिम्टम एंड हार्ट फ्लैशेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूटेराइन कैंसर, और यूटेराइन कैंसर को भी क्या करता है, यूटेराइन को कैंसर से भी बचाता है। अच्छा जी, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड किस बेस पे हुआ है, फूड आर क्लासिफाइड ऑन दियर फंक्शन। फूड जो है ना, ये फंक्शन के बेस पे क्लासिफाइड हुआ है, जैसे कि एनर्जी यील्डिंग फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी यील्डिंग फूड। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हो, वो फूड जो है ना, वो एनर्जी यील्डिंग फूड है। फॉर एग्जाम्पल cereals, roots and tubers,
शुगर्स, ऑयल एंड बटर्स। ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स रिच फूड्स है और ये इसको हम एनर्जी यील्डिंग फूड कह सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन रिच फूड्स आर कंसिडर एज बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन रिच फूड्स है उसको कंसिडर किया है बॉडी बिल्डिंग फूड्स को। एग्जाम्पल इसका है मीट हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, एग हो गए, पल्सेस हो गए एंड लीग्यूम्स हो गए। ये सब प्रोटीन रिच फूड है। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। अब न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कौन से हैं? तो न्यूट्रिशन के बेस पे कुछ डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि माल न्यूट्रिशन। तो द फर्स्ट वन इज क्वाशियरकर्स, जिसमें इनसफिशेंट प्रोटीन कंजप्शंस होता है, तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं क्वाशियरकर्स। फिर दूसरा हो गया मेरिस्मस, जो एनर्जी डिफिशिएंसी होती है इसमें, एंड मेरिस्मिक क्वाशियरकर्स, जिसमें डिफिशिएंसी ऑफ बोथ होते हैं, यानी कैलोरीज यानी एनर्जी एंड प्रोटीन दोनों का डिफिशिएंसी हो, तो इसको कहते हैं मेरिस्मिक क्वाशियरकर्स। बी वाइटामिन के कुछ डिफिशिएंसीज है जिसको कुछ डिजीज़ का नाम दिया गया है। अगर B1 का डिफिशिएंसी हो तो इसको बेरेबरी कहते हैं। अगर वाइटामिन B2 का डिफिशिएंसी हो तो इसको अरिबोप्लेविनोसिस कहते हैं। अगर वाइटामिन B3 का डिफिशिएंसी हो तो इसको पेलेग्रा कहते हैं। एंड अगर B6 का डिफिशिएंसी हो तो इसको पायरिडोक्सिन डिफिशिएंसी कहते हैं। अगर विटामिन B7 का डिफिशिएंसी हो तो इसको बायोटीन डिफिशिएंसी कहते हैं। अगर B9 का डिफिशिएंसी हो तो इसको फोलेट डिफिशिएंसी कहते हैं। और अगर विटामिन B12 का डिफिशिएंसी हो तो इसको इसी तरह से इसको भी कुछ नाम दिए गए हैं। अदर विटामिन डिफिशिएंसी, अब अगर इस बी के अलावा अदर विटामिन डिफिशिएंसी हो तो इसको क्या कहते हैं? तो अगर फॉर एग्जांपल विटामिन ए डिफिशिएंसी हो तो इसको बायटॉट स्पॉट्स कहते हैं। अगर विटामिन सी डिफिशिएंसी हो तो इसको स्कर्वे कहते हैं। एंड अगर विटामिन डी का डिफिशिएंसी हो तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जिसमें बोन्स कमज़ोर हो जाती है, या राइकट्स। अब हाइपर एलिमेंटेशन क्या है? आल्सो कॉल्ड पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको या TPN यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज डिलीवर्ड इनटू अ वेन। अच्छा जी, ये एक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज डिलीवर्ड इनटू अ वेन, ये एक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि वेन में डिलीवर होते हैं, जैसे कि हाइपरविटामिनोसिस ए, हाइपरविटामिनोसिस E एंड हाइपरविटामिनोसिस D। रोल ऑफ नट्स इन न्यूट्रिशन। अब नट्स का रोल क्या है न्यूट्रिशन में? क्योंकि ये तो हम BSN में पढ़ रहे हैं, तो नट्स का रोल क्या है न्यूट्रिशन में? तो नट्स का रोल ये है कि अच्छा जी, तो असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली एंड कम्युनिटी को क्या करे? असेस करे, मतलब न्यूट्रिशन स्टेटस का बताए कि इसको ये खुराक देना है अगर पेशेंट है हमारे साथ। एनालाइज द न्यूट्रिशनल डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल, एनालाइज करना है न्यूट्रिशनल डिमांड्स को। और दूसरा ये कि डिटरमाइन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिशनल स्टेटस लाइक BMI, एज, सेक्स, education, socio-economic status, culture, availability of nutrient-rich food while planning the meal. Conduct the nutritional surveillance of the community to know the health status of the community. ठीक है जी, तो क्या करना है? न्यूट्रिशनल सर्वाइलेंस करना है ताकि कम्युनिटी भी समझ जाए कि हेल्थ के स्टेटस में न्यूट्रिशन का क्या रोल है। प्लान एंड प्रोवाइड अ न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, एक प्लान बनाना है, न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाना है और लोगों को एजुकेट करना है कि न्यूट्रिशन में के खुराक में ये खाना है आप लोगों को। इनकरेज अ हेल्थ प्रोफेशनल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, और इनकरेज करना है अपने हेल्थ मतलब कुलीग्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें आप लोगों के साथ एक्टिवली न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में।
अच्छा जी, क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। कुछ क्या माना सेमिनार्स रखने हैं या हेल्थ प्रोग्राम रखने हैं ताकि लोगों को अवेयर करें कि ये खुराक खाना है आप लोगों को। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।